का मौसम फिर से अब करवट लेगा। 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं और इसके अलावा 3000 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। राज्य के इन 5 जनपदों में मौसम बदलने से मैदानी क्षेत्र के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग की माने तो आज उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार के निचले इलाकों में कोहरा छाए रह सकता है और बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ से के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है और जिसके चलते प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 4 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब होने वाला है। वहीं अभी पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, चमोली के बद्रीनाथ धाम और औली और साथ ही ऊंचाई वाले इलाके यानी रुद्रप्रयाग के चोपता और उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में 4 दिन बाद भी बर्फ जमी है। मुनस्यारी, औली और चोपता में लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो वहीं हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर घने कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। सुबह के समय यातायात व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित नजर आई। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर रेंगते नजर आए तमाम वाहन। कोहरे से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। तो हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जो तमाम वाहन चालक है उनसे लगातार ये अपील की जाती है कि कोहरे के कारण वो वाहनों की रफ्तार को धीमा ही रखें ताकि कोई अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि कोहरे के कारण कई बार हादसों की खबरें सामने आती है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अगर धुंध बहुत ज़्यादा हो, कोहरा बहुत ज़्यादा हो और विजिबिलिटी बेहद कम, तो फिर ऐसे में वाहन चलाते वक्त सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने का समय ये होता है और अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ही आप किसी भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाएंगे। तो अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगले 3 दिन के लिए मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। दरअसल 1 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जबकि 2 फरवरी की अगर बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बाकी जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं 3 फरवरी की बात की जाए तो राज्य के सभी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और लगातार हो रही बारिश के बीच में बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और औली और मलारी जैसे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की जा रही है। बर्फ गिरने से जहां तापमान में तेजी से गिरावट आई है तो वहीं जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। देखिए एक रिपोर्ट। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ली और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बद्रीनाथ धाम, रुद्रनाथ, औली और मलारी में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने से ठंड फिर से बढ़ गई है और तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। हरिद्वार में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई जिसके कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। औली और बद्रीनाथ में बर्फबारी का सिलसिला जारी है जिससे सड़कें और पहाड़ बर्फ से ढक गए। मलारी और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में भी बर्फ जमने से आवाजाही प्रभावित हुई है। कई जगहों पर वाहन फिसलन की वजह से धीरे चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 24 घंटों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी
और निचले इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, बर्फ की चादर में ढका उत्तराखंड। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, औली, मलारी, चमोली, मुनस्यारी, नैनीताल। तापमान में भारी गिरावट, फिसलन से यातायात बाधित। कई सड़कें बर्फ से ढकी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौसम विभाग की चेतावनी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में भारी बारिश। प्रशासन की अपील, अचानक यात्रा से बचें, ठंड से बचाव के इंतजाम रखें, आपात सेवाओं से संपर्क में रहें, गाइडलाइन का पालन करें। हालांकि बर्फबारी से किसानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर रौनक जरूर आई है। औली में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों पर बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी। लोगों से अपील है कि जरूरी ना हो तो ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाएं और गाइडलाइन का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए, विशेष सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवेश राय रुड़की से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रवेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। रुड़की में इस वक्त तापमान क्या होगा, किस तरीके का मौसम वहां पर बना हुआ है? जी शुरू लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होने के कारण जिस तरीके से लगातार ठंड का मिजाज कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। सुबह थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से दिन निकलता जाता है तो चमचमाती धूप भी देखने को लगातार मिल रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में जिस तरीके से बात की जाए तो अगले 2 दिनों का, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वीकेंड पर पूर्ण रूप से अलर्ट भी जारी किया गया है। तो पूर्णतः ये साफ तौर से मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि 3000 मीटर की ऊंचाई वाले से जो भी क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखने वाला समय यही होगा कि जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो कितना सही और कितना गलत साबित होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से रुड़की क्षेत्र में जब उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो उत्तराखंड के ये 2 ही द्वार हैं, या तो हरिद्वार के नजीबाबाद से होकर आना पड़ता है या फिर दूसरी ओर से दिल्ली से अगर कोई वाहन आता है तो मंगलौर से होते हुए रुड़की को निकलकर हरिद्वार में प्रवेश करता है। तो जिस तरीके से दोनों तरफ से लगातार देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होने के कारण लोग कहीं ना कहीं पहाड़ों की ओर, ओली की ओर, बताएं कि जिस तरीके से ओली हिल स्टेशन है तो वहां पर लगातार जो यात्री हैं वो ओली की ओर रुक कर रहे हैं। तो इसी में देखने को मिल रहा है कि जो यातायात है वो कहीं ना कहीं ये ज्यादा इस वक्त सड़क पर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, लॉटरी में आपके पास। अब विश्वास में आपका रुख कर रही हूँ हरिद्वार में, खास तौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है, उनसे अपील भी की जा रही है कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो दिल्ली, एनसीआर, हरिद्वार और अगर उत्तराखंड की ओर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर इस बात का ध्यान बहुत रखें कि कोहरा हो जा रहा है, धुंध हो जा रही है, ठंडी हवाओं के चलते भी। तो फिर ऐसे समय में उनसे भी अपील की जा रही है कि वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हुए वो चले। और क्या कोई अलग से गाइडलाइंस जारी की गई है? जी हाँ, देखिए सुरभि, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आज दिन की शुरुआत कोहरे ने करी है तो उसके बाद जो यातायात है वो जरूर प्रभावित हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो उसके बाद जो चमचमाती धूप है वो जरूर देखी जा रही है। कड़ाके की जो गर्मी है वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त महसूस की जा रही है। और जिस तरीके से यातायात जो दिल्ली की तरफ से, दिल्ली एनसीआर की तरफ से पहाड़ों की तरफ जो रुक कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो हम बात करें गढ़वाल का जो द्वार है वो द्वार हरिद्वार से होकर जाता है, जैसे ऋषिकेश को द्वार कहा जाता है गढ़वाल का। तो जो ऋषिकेश की तरफ में जो रास्ता जा रहा है, जो हरिद्वार से निकल रहा है, जब हम बात करें मसूरी जाने वाले या फिर जो गढ़वाल की तरफ जाने वाला जो रास्ता है तो वो हरिद्वार से होकर जाते हैं। तो ऐसे में जितने भी प्रशासन है, प्रशासन इसको लेकर जरूर अपील करता है कि अपनी जो यातायात की जो रफ्तार है उसको जरूर धीमी रखे। साथ ही साथ जो निकल रहे हैं, जो हरिद्वार से निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो अगर यातायात करना है तो अपने यातायात में रफ्तार पे कंट्रोल रखें। साथ ही साथ जिस तरीके से जो अनावश्यक यात्रा है उससे जरूर बचे, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो सूचना आती है कि मौसम खराब हो सकता है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी का आसार है वो देखे जा सकते हैं। तो इसमें लोग क्या करते हैं, लोग जो जल्द से जल्द पहाड़ों पर पहुंचने की जो जल्दबाजी है वो करते हैं, जिससे कि यातायात प्रभावित होता है। साथ ही साथ कोहरे की जो स्थिति है वो बनती है, उससे भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं संभावित हो जाती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए लोग जो पहुंच रहे हैं, सैलानी जो पहुंच रहे हैं, तो जो पहाड़ों पर जो जाम की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो
पुलिस है, प्रशासन है, उसके लिए भी एक चुनौती खड़ी कर देती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जरूर इस पर लेकर लोगों को गाइडलाइन जारी कर रहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचे, साथ ही साथ अपने साथ गर्म कपड़े रखें, और अगर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो पहले से ही जितनी भी गाइडलाइन है या फिर हम बात करें जो जाम की जो स्थिति है उसकी जो सूचना है उस पर बराबर नजर बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में और जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं या फिर आने वाले समय में जिस तरह से अगर कभी भी बर्फबारी की जो संभावना होती है, तो ऐसे में पहले से ही अगर वो गाइडलाइन का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। जी ठीक है, लौट रही हूँ। हरिवंश वशिष्ठ भी हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। हरिवंश, देहरादून में इस वक्त क्या कुछ तापमान होगा, मौसम का मिजाज कैसा दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे प्रदेश में देर से बर्फबारी देखने को मिली है तो इस वजह से जो है खेती बाड़ी पे भी नुकसान देखने को मिला। 15% जो है खेती में नुकसान देखने को मिला। हालांकि राज्य सरकार अब इस पर जो है रिकवरी की जो है योजना बना रही है। और बात करें देहरादून की, तो अभी देहरादून में खिलखिलाती धूप नजर आ रही है, लेकिन बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, 1, 2, 3 तारीख को जो है मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि कहीं कहीं स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की जो है अभी संभावना है। और बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, जो है बर्फबारी दोबारा से देखने को मिल सकती है। और देखिए जो जहां पर जो तेजी से बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहां पे सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को, क्योंकि जो पर्यटक अन्य राज्यों से पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये मनोरंजन की भी बात है। लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं, जब वहां पर तेजी बर्फबारी की वजह से जो है बिजली की तार टूट जाना या फिर इंटरनेट की तार टूट जाना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी बात है। हालांकि राज्य सरकार ने जो है इस पे पूरी तरह से फोकस किया हुआ है कि आपदा प्रबंधन भी पूरा अलर्ट है। और आपको ये भी बता दें कि इतनी जो स्थिति जो है टाइट बनी हुई है कि जो ऐसे जगह है, जो टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पे पर्यटकों को है जो है गाड़ी में भी रात बितानी पड़ रही है। तो ऐसे में सरकार का साफ तौर से कहना है कि अनावश्यक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इससे आप बचें, और जो 4 व्हीलर से अगर आप जो है राज्य में एंट्री कर रहे हैं तो इससे भी बचें। कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो है राज्य में एंट्री लें, ताकि आप यहाँ पर जो है जाम से हमें थोड़ी राहत देखने को मिले। जी ठीक है हरिवंश, वापस लॉटरी में आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं प्रवेश आपका रुक कर रही हूँ। रुड़की में इस वक्त जहां आप मौजूद है, मैं देख पा रही हूं कि हल्की गुलाबी धूप खिली हुई है, लेकिन साथ ही ये भी हम समझना चाहेंगे कि क्या ठंडी हवाओं का प्रकोप वहां की जनता भी झेल रही है? जी सुरभि, जिस तरीके से लगातार जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो इसी के तहत जब बात की जाए रुड़की की, हरिद्वार की या मंगलौर की या भगवानपुर की, जो भी रुड़की से सटे संबंधित क्षेत्र है, यहाँ से लगातार बात की जाए तो ये एरिया कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि किसानी के लिए जाने जाते हैं। तो किसानी होने की वजह से यहाँ पर फसलों का कारण ज्यादा फसलें उगती हैं। तो जिस तरीके से ये भी देखा जाता है कि जो फसल वाला एरिया होता है वहां पर कहीं ना कहीं कोहरे का प्रकोप हमेशा बना रहता है। तो इसी के तहत रुड़की के जो आसपास की जो नजदीकी क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि थोड़ी बहुत ठंड बनी हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये भी समझ सकते हैं कि धूप में बैठने के बाद तो कहीं ना कहीं गर्मी लगने लगती है, लेकिन अगर छांव में जैसे ही इंसान प्रवेश कर रहा है तो कहीं ना कहीं ठंड का सामना भी करने को मिल रहा है। तो इसी के तहत ठीक है प्रवेश। अब हरिवंश, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, मौसम विभाग की ओर से अब तक क्या कहा जा रहा है? कितने दिनों में मौसम पूरी तरह साफ हो सकता है, या अभी आने वाली कुछ और दिन बर्फबारी और बारिश देखने को लोगों को मिलने वाली है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 1, 2, 3 तारीख को जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है, उन्होंने आपदा प्रबंधन से भी कहा है और पूरे प्रदेश में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो पर्वतीय क्षेत्र है, 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पे जो प्रदेश है, वहां पर भारी तादाद में जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में साफ तौर से उनकी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो अपने फॉग लैंप को जला के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्लेन एरिया है वहां पर भी जो है कोहरा देखने को मिल सकता है। ऐसे कि साफ तौर से उनकी एडवाइजरी जो है लगातार जारी की जा रही है। टोल फ्री नंबर जो है लगातार सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। जी ठीक है हरिवंश और प्रवेश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। विश्वास आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता दें कि रविवार को संसद में आम बजट पेश होना है। हरिद्वार में बजट से व्यापारियों को उम्मीद नहीं है, लेकिन व्यापारियों में बजट को लेकर के मायूसी का माहौल अभी से देखने को मिल रहा है। आम जनता को बजट से आर्थिक राहत की उम्मीद जरूर नजर आती है। रविवार को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। यह आम बजट मोदी सरकार का 11वां और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। एक और जहां पर इस बजट को लेकर के बड़े व्यापारियों में उम्मीद जगी है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के आम व्यापारी इस बजट से कोई उम्मीद इस बीच नहीं जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि
आम व्यापारियों का ये कहना है कि हमें नहीं लगता कि इस बजट में इस बार भी हमारे लिए कुछ खास होगा। व्यापारियों का ये भी कहना है कि मोदी सरकार के आम बजट से उन्हें हमेशा मायूसी ही हाथ लगी है। इसको लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता विश्वास सैनी ने आम व्यापारियों से बजट को लेकर के चर्चा की है। क्या कुछ उनका कहना था, व्यापारियों की ओर से क्या जानकारी दी गई, आपको सुनवाते हैं। जी, जिस तरीके से अभी आम बजट पेश होने जा रहा है मोदी सरकार का, अभी संसद में आम बजट पेश होगा, तो उसको लेकर किस तरीके की आप लोगों को उम्मीदें हैं सरकार से कि क्या कुछ आम व्यापारियों के लिए रहना चाहिए? देखिए साहब, वैसे तो हमारी याददाश्त में मैं समझता हूँ पता नहीं हमने कितनी बाइट दे दी होगी आपके माध्यम से, लेकिन आज तक हमें तो ऐसी कोई गवर्नमेंट मिली नहीं है जिनने आम आदमी, आम दुकानदार और जो नीचे होते हैं, नीचे वाले व्यापारियों के लिए कोई चीज आज तक तो हमने देखी नहीं कि कोई सोच के उन्होंने करी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विश्वास सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विश्वास, आपने लोगों से बातचीत की, इस दौरान लोगों के बीच में थोड़ी मायूसी जरूर नजर आई। उनका यही कहना है कि हम अपनी आंखों के सामने कई बार आम बजट पेश होता हुआ देख चुके हैं, लेकिन बड़े तबके के जो व्यापारी हैं उनको तो कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है, लेकिन जो छोटे तबके के व्यापारी है उन व्यापारियों के लिए कहीं कुछ इस बजट में नहीं होता है। इस बार ये मायूसी क्या पिछले तमाम बजट को लेकर के ध्यान में रखते हुए ये मायूसी जताई जा रही है, उम्मीद ही छोड़ दी है? जी हाँ, देखिए सुरभि, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार में आम व्यापारी हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, हरिद्वार आते हैं, लेकिन जो आम व्यापारी हैं, इन आम व्यापारी को इस जो बजट अब पेश होने जा रहा है, इससे फिलहाल कोई उम्मीद इनको नजर नहीं आ रही है। दरअसल क्या है कि जब जिस तरीके से लोग अभी व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के बाद लोगों को ये उम्मीद लगती है कि जिस तरीके से अभी आम बजट पेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मायूसी जिस तरीके से इनको हाथ लगी है, तो कहते हैं कि जिस तरीके से अभी आम बजट पेश हो रहा है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई राहत की खबर इस बार आनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार बजट पेश होता दिखा है तो वो कहीं ना कहीं जो लाभार्थी रहते हैं वो बड़े तबके के व्यापारी जो है वो लाभार्थी रहते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए कि बड़े जो व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं राहत देने की सरकार की तरफ से कोशिशें की जाती है, लेकिन जिस तरीके से जो छोटे व्यापारी हैं, आम व्यापारी हैं, उनको जो व्यापारी हो, जो सरकार से जो राहत चाहिए वो राहत देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार का ये 11वां बजट है, तो इस 11वें बजट में जितनी बार इन्होंने बजट पेश किया है, इसको लेकर ये राहतें देते हैं, जो सैलरीड वर्कर्स हैं उनको राहत मिल जाती है। या फिर हम बात करें जिस तरीके से जो बड़े व्यापारी हैं, जो सुनार के व्यापारी हैं, या फिर जो बड़े बड़े जो व्यापार करते हैं, जिनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जिस तरह से छूट दी जाती है, तो कहते हैं कि छोटे व्यापारी हैं उनको जो सरकार से जो राहत होनी चाहिए मोदी सरकार के आने के बाद, वो राहत इनको देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो अभी जो बजट आया, कैमरे पे जरूर उन्होंने ये कहा कि हमें कोई इससे उम्मीद नहीं है। हालांकि जिस तरीके से उनसे बात की गई थी जो कैमरे के बाद, तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस बार जो बजट आए तो शायद इस बार कुछ राहत मिले, जिससे कि हमें ये कहने को मिले कि मोदी सरकार जो आई है उसने हमें अब जो बजट आया है, जो इनका लेटेस्ट जो बजट आ रहा है, तो इसमें हमें ऐसी राहत मिलेगी जिससे कि हमें पिछली जितने भी बजट पेश हुआ है उनसे कहीं ना कहीं शिकायतें जो है वो दूर हो जाए। लेकिन हालांकि जिस तरह से अभी जो बजट पेश होने वाला है, जो 1 तारीख को जो बजट आएगा, तो उसके बाद इनकी क्या राय रहेगी वो जरूर इनसे एक बार बात की जाएगी। लेकिन बजट को लेकर उन्होंने ये जरूर उम्मीद जताई है कि अगर इस बार जो बजट है हमारी राहतों के हिसाब से अगर आता है, तो कहीं ना कहीं हम सरकार का भी धन्यवाद करते हुए पीछे नहीं हटेंगे। जी, लेकिन उम्मीदें वो अपनी जाहिर तो कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं इस बजट को लेकर के? वो क्या चाहते हैं कि सरकार को जब बजट पेश किया जाए सरकार की ओर से, तो उसमें कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाए कि छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको भी किसी तरीके से फायदा मिले, ऐसी कोई मांग अपनी बताई गई लोगों की ओर से? या देखिए, जिस तरीके से उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जब बजट आता है, तो बजट ये ज्यादातर बजट ये डिफेंस के लिए होता है, या फिर ज्यादा बड़े सैलरीड पर्संस के लिए होता है, या ज्यादातर जो बजट रहता है वो जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनके लिए रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पर व्यापार करते हैं तो हमें किसी तरीके की छूट या हमें किसी तरीके की जो सब्सिडी है उसके हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो इसको लेकर इन्होंने जो बातें हैं वो एक छोटे घरेलू जो घर परिवार है, जितने किचन के जो सामान है वो महंगा होता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कपड़े हैं वो कपड़ों को लेकर छूट की बात करते हैं। लेकिन तब तक जो अब तक जीएसटी का जो मैटर था, जीएसटी को लेकर भी उन्होंने शिकायतें करी थी, लेकिन जीएसटी की अभी जिस तरह से इन्होंने स्लैब्स कम हुए हैं, तो उसके बाद इन्होंने जरूर व्यापारियों ने कहा कि अब। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में 18 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। हरिद्वार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदल दी गई और एएसपी विवेक कुमार को एसटीएफ की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीओ नरेंद्र पंत को एसपी यानी क्षेत्रीय अधिसूचना हल्द्वानी भेज दिया गया। उत्तराखंड पुलिस विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जो बड़ी खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि प्रदेश में
18 पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। वहीं हरिद्वार और रुड़की पुलिस व्यवस्था पर असर डालने वाले इस फैसले में 2 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। बता दें कि हरिद्वार में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार को अब राज्य स्तरीय एसटीएफ की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं हरिद्वार में लंबे समय से सक्रिय सीओ नरेंद्र पंत को पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अधिसूचना हरिद्वार ने भेजा गया। इन तबादलों का हरिद्वार रुड़की क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति और आगामी चुनौतियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती को लेकर के एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के सामाजिक प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और रविदास जयंती से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी रविदास जयंती को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में खत्म कराने को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इसी क्रम में कोतवाली मंगलौर में आयोजित इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गुरु रविदास जयंती को शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए और किसी भी तरह के उपद्रव या अफवाहों से दूर रहा जाए। पुलिस की ओर से ये भी कहा गया कि रविदास जयंती समिति की पदाधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखे ताकि शोभा यात्रा और कई कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से खत्म कराया जा सके। विदित है कि 1 फरवरी 2026 को आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग किया और संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने और उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत किए। जो भी परमिशन जो आपके द्वारा दी गई है उन्हीं के आधार पर जो है इस बात को असेस किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हों और उसी आधार पर जो परमिशन दी जाएगी। आज कोतवाली में रविदास जयंती के ही उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें आज क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति और गांव के जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित रहे। उसमें इंस्पेक्टर साहब ने सभी को यह निर्देश दिया कि जैसे हम सभी त्योहारों को बड़े उल्लास के साथ मनाते, उसी तरह से संत शिरोमणि रविदास जयंती को भी उसी तरह से मनाए। तो सचिव लोक निर्माण पंकज पांडे ने अपने चंपावत दौरे के दौरान एनएच के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन चंपावत बाईपास और स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव पंकज पांडे ने एनएच के अधिशासी अभियंता दीपक जोशी को चंपावत बाईपास मार्ग को 2 साल में पूरा करने और स्वाला डेंजर जोन को मार्च 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, अधिशासी अभियंता दीपक जोशी सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कई कार्मिक मौजूद रहे। आदरणीय सचिव महोदय द्वारा हमको ये निर्देश दिए गए कि जो हमारा चंपावत बाईपास का कार्य भी गतिमान हो रहा है, उनका कहना यह है कि आप इसको जल्दी से जल्दी मशीनरी बढ़ा के और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। तो लगभग 2 साल का टाइम पीरियड इस कार्य के लिए है, तो उन्होंने कहा इसको 1.5 साल के अंदर आप कंप्लीट कराइए, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट की टीम लगातार लगी हुई है। इसके अलावा सचिव महोदय द्वारा स्वाला में भी उपचार के कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें हिल साइड में और वैली साइड दोनों तरफ को उन्होंने निर्देश दिए कि इसको आप मार्च तक किसी भी हालत में कंप्लीट कराइए। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने रात्रिकालीन चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोलियों पर सख्त शिकंजा कसा गया। बता दें कि एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान लकड़ी से भरी हुई ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोलियों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा। दरअसल हरिद्वार में सड़क सुरक्षा सप्ताह का अभियान जारी है, जिसके चलते परिवहन विभाग समय समय पर चेकिंग की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें से कुल 23 वाहनों के चालान कटे, जबकि 17 वाहनों को गंभीर उल्लंघन पर सीज किया गया। बता दें कि इलाके में अवैध पेड़ कटाई और ओवरलोडिंग से लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, जो यातायात नियमों की खुले अपमान का सबूत है। के द्वारा नाइट चेकिंग की गई, जिसमें द्वारा 23 चालान किए हैं, जिसमें से कि 17 गाड़ियों को सीज़ किया गया है और उसमें से 8 गाड़ियाँ जो थी वो ओवरलोड में सीज़ हुई हैं
और जिसमें से कि 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और एक कार कैरियर। ये 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जिनमें कुछ लकड़ियों का परिवहन किया जा रहा था, जो कि ओवरलोड भी थी और इसलिए उनको सीज़ किया गया। और एक कार कैरियर थी जिसका बॉडी टाइप कार कैरियर नहीं, इसलिए उसको मॉडिफिकेशन के ऑफेंस में। हरिद्वार में पुलिस ने गोकशी तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर गोकशी की सूचना पर पुलिस ने तस्करी करते हुए महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में संदिग्ध गोमांस बरामद किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला बहादुराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देहरादून के डोईवाला में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए और तस्करी में इस्तेमाल किए गए लोडर वाहन को सीज कर दिया गया। वहीं बरामद अवैध शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल आरोपी लोडर वाहन से शराब की तस्करी कर रहे थे। चक्राता के गमरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब देवदार की लकड़ी से बने एक 3 मंजिला मकान में अचानक से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और भीषण आग से घर में रखा सारा सामान जलकर के खाक हो गया। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बना, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का मकान होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने नुकसान का आकलन करना शुरू किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।